हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स की कॉमर्स की हमारी एग्ज़ाम की सीरीज़ चली हुई है, जिसमें आप बीए बीकॉम और एमए एमकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सबकी वीडियो बना रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड रख के। तो और आपको पसंद भी आ रही है, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ रियल लाइफ एग्जांपल दे के। तो बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती है और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, अगर आपका इसमें से पेपर अच्छा होता है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में आके ज़रूर बताया करो कि हाँ मैम इतने क्वेश्चन पेपर में आए थे, ताकि मेरे को पता चले। नहीं तो मैं और थोड़ी सी मेहनत करके और अच्छा कंटेंट रेडी करने की कोशिश करूँगी, लेकिन जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ जिसका भी एग्ज़ाम हो, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो आज भी एग्ज़ाम दे के आया हो और जो कल भी दे के आएंगे, तो उसमें से ये ज़रूर बताना कि कितने एग्ज़ाम मतलब कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए मेरी वीडियो से। ठीक है, तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं BECC 105 का एक इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स के पी वाई क्यू सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चली हुई है, लास्ट मिनट रिवीजन वाली। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आता है एक लॉन्ग आंसर में 20 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें आती है हमारी हिक्सन और स्लट्सकी डिकम्पोजिशन एंड कंज्यूमर चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। इनकी थ्योरी बहुत आती है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हिक्सन और वर्सेस स्लट्सकी अप्रोच क्या कहते हैं कि जब प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर बिहेवियर को तोड़ने के दो तरीके होते हैं। क्या क्या? हिक्सन अप्रोच कहती है कि कंज्यूमर से उतना पैसा वापस लो कि वो सेम यूटिलिटी लेवल मतलब IC1 पर रहे, और इसको क्या करें, कंपनसेट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और स्लस्की क्या कहता है कि कंज्यूमर से उतना पैसा लो कि वो पुराना जो एग्जैक्ट बजट हैंडल दो। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, सॉरी, एक मिनट के लिए। स्लस्की अप्रोच क्या कहते हैं कि कंज्यूमर से उतना पैसा लो कि वो पुराना जो एग्जैक्ट बजट बंडल दोबारा खरीद सकें, और ये नए हायर IC पर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्लस्की अप्रोच थी और वो थी हिक्सन की। ठीक है, और चॉइस क्या कहती है? चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पे आउट नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं देखेंगे कि भाई कितना पे कर रहे हैं, वो क्या देखेंगे कि हमारे ये कितनी यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, जैसे रिस्क एवरेज, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, सेफ पे आउट पसंद है, और एग्जाम्पल गवर्नमेंट FD इंश्योरेंस बायर्स। ठीक है, लोग क्या है मतलब इस चीज़ के जैसे इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। लोग लोग क्यों लेते हैं इस इंश्योरेंस को? हेल्थ का, वेल्थ का, कोई भी इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो इसीलिए लेते हैं ना कि आने वाले टाइम में कुछ भी अनसर्टिनिटी हो जाए तो हमारे उस टाइम पे वो काम आ सके, है ना। तो रिस्क लविंग क्या होता है? इंक्रीजिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, और इन्हें रिस्क का थ्रिल पसंद होता है। एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, इंट्राडे ट्रेडर्स। आपको पता है स्टॉक मार्केट कभी भी सेम रेट पे तो चलती नहीं है, कभी स्लो कभी फास्ट, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे हमारे जो शेयर्स गिरते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क लविंग होते हैं, जिसे चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी पसंद होती है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो जैसे मूवी की टिकट 100 रुपये से 50 होने पर सस्ते के चक्कर में मूवी देखने जैसे ऐसी, और बच्चे 50 से पॉपकॉर्न लेना, जो 50 रुपये बचे से उससे क्या ले लेंगे? पॉपकॉर्न ले लेंगे। तो ये क्या है? रिस्क एवर्स इंसान सेफ रिटर्न के लिए सस्ती प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी पहले लेता है। ठीक है, जब 100 रुपये की टिकट थी तब किसी ने नहीं ली, लेकिन जब 50 रुपये की ली हुई तो क्या है, लोगों ने, पता है लोगों को कि खर्च उसने 100 ही रुपये करने हैं। 50 पॉपकॉर्न पे खर्च कर दिए, 50 टिकट के ऊपर कर दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरफ से मतलब मूवी टिकट एंड इंश्योरेंस, ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि ये भी लॉन्ग में बनता है कि रिटर्न टू स्केल और वार्प रैप एंड रिविल्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो वो होता है हमारा जो रिटर्न टू स्केल RTS में आता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहाँ सारे इनपुट्स चेंज होते हैं। जितने भी इनपुट्स डालने होंगे ना वो सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे IRTS के अंदर इनपुट बढ़े और 100% क्या हो गए हमारे, मतलब जितना भी इनपुट बढ़ेगा, इसको अभी के लिए आप हटा दो, ये मैंने टाइपिंग की उसमें ऑटोमेटिक ले लिया।
तो इनपुट 100% बढ़ता है तो आउटपुट कितना बढ़ता है 150%, ठीक है। तो ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, किसके कारण, स्पेशलाइजेशन के कारण, कि आपने 100% खर्च किए और आपको रिटर्न कितना मिलेगा 150% का। ये हमारा किसका हो जाता है, IRTS का। और DRTS क्या कहता है कि इनपुट बढ़े 100% और आउटपुट कितना बढ़ेगा उससे 70%। तो ड्यू टू मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन फेलियर, तो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में कमी रही होगी, कुछ फेलियर रहा होगा जिसके कारण हमारी मतलब 100% बढ़ने के बजाय 70% ही बढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा आता है किसमें, DRTS में। जैसे रिवील्ड प्रेफरेंस वर्ब की बात करें तो जैसे पॉल सिमल्सन कहते हैं कि यूटिलिटी होती है वो हमेशा अनमेजरेबल होती है, उनको मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो आपके लिए कितनी यूज़फुल है। इसलिए मतलब हम वैसे कह देते कि कम या ज़्यादा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे नहीं कर सकते। तो कंज्यूमर की मार्केट चॉइस से उसकी एब्सोल्यूट प्रेफरेंस जो होती है वो हम कैसे समझेंगे कि वो अगर कंज्यूमर ने सेम इनकम पर बंडल ए को बी के ऊपर चुना, ठीक है, तो वो किसी दूसरी सिचुएशन में बी को ए के ऊपर नहीं चुन सकता जब तक ए सस्ता और अवेलेबल हो, ठीक है। जब उसने ए ही चुन लिया तो दूसरी दोबारा थोड़ी ना उसको चुनेगा, तो अगर उसने पहले ए चुन लिया तो उसी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। जैसे छोटे किचन में वर्कर बढ़ाने से पहले एफिशिएंसी बढ़ेगी, IRTS बोलते हैं इसके, पर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर होने से क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट गिर जाएगी, DRTS डाउन चली जाएगी और ये इंक्रीज चली जाएगी, ठीक है। मतलब रिटर्न टू स्केल इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने सेम प्राइस पर आईफोन के बंडल सैमसंग लिया है, ठीक है, जो आईफोन था उसके बदले में आपने सैमसंग लिया है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, रिवील हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है एक एनवेलप कर्व एंड वेलफेयर वेरिएशन। शॉर्ट रन में भी आता है ये, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व भी आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स्ड होती है, इसलिए जो हमारे SRAC जो होता है हमारा यू शेप का होता है, देखा होगा ना आपने कई बार ऐसे, ठीक है। तो ड्यू टू वेरिएबल प्रपोर्शन लॉन्ग रन में कंपनी क्या करती है, प्लांट साइज बदल सकती है, ठीक है। तो एनवलप कर्व LARC क्या कहता है कि हमारा ये सारे जो SRAC कर्व को नीचे से टच करते हैं, बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एनवलप कर्व कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो नीचे से टच करेंगे, जो भी कर्व हमारा होगा वो अगर नीचे से टच करके जा रहा है तो वो क्या होगा हमारा, अगर नीचे से टच करता है तो क्या बनता है, वो एनवलप कर्व बनता है, ठीक है। CV और EV वेलफेयर टूल्स को देखें तो प्राइस चेंज होने पर वेलफेयर चेंज को नापने के तरीके। कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या कहता है कि प्राइस बदलने के बाद कंज्यूमर से लिया और दिया जाने वाला पैसा ताकि यूटिलिटी सेम रहे, ठीक है। तो जो भी कंज्यूमर, जो कस्टमर हो गए, उससे पैसा ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, वो क्या है, प्राइस चेंज होने के कारण हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, हम कंपनसेटिंग वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या होते हैं, प्राइस बदलने से पहले कंज्यूमर को दिया जाने वाला इक्विवेलेंट कैश इफेक्ट, ठीक है, मतलब जितना था उतना ही देंगे इसमें। जैसे टैक्सी फेयर बढ़ने पर आपको उतना एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलना कि आपकी पुरानी लाइफस्टाइल की जा सके, ठीक है, CV है, ठीक है। फेयर बढ़ने से पहले ही अगर आपको उतना कैश दे दिया जाए कि आप फेयर हाइक से क्या कर डरे ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा EV हो जाएगा, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट वेरिएशन हो जाएगा। अगर हमने पहले ही दे दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, तो वो EV होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल लेके चलती हूँ, मतलब रियल लाइफ। आप कभी भी कैब वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो क्या है, कैब में हमें दिखाता है, मान लो हमें कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, गुड़गांव से दिल्ली जाना है, तो उसमें फेयर दिखा रहा है कि 500 फेयर है। तो वो जो फेयर है 500 उसमें शो कर दिया, अगर हमने वो उसी टाइम पे तुरंत दे दिया, ठीक है, पहले ही कट करा दिया, तो वो हमारा इक्विवेलेंट वेरिएशन होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इधर उधर के रास्ते से ले जाते हैं, तो मतलब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है तो फेयर बढ़ जाता है, जैसे 500 से 600 या 700 हो जाता है, तो वो हम जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो होता है कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है। अगर हमने पहले दे दिया, उतना ही दिया, तो वो होगा हमारा इक्विवेलेंट वेरिएशन। और जब हम कुछ बढ़ा के देते हैं, जो भी चेंज आता है, या कम करके देते हैं, वो कम भी हो सकता है। लास्ट मान लो वो किसी शॉर्ट रास्ते से ले गया, ठीक है, तो 500 की जगह अब उसके मीटर में 400 रुपये आ रहे हैं, तो अगर हम कम दे रहे हैं तो भी वो कंपनसेटिंग होगा, ज़्यादा दे रहे हैं तो भी कंपनसेटिंग हो गया, ठीक है। और जितना दिखा रहा था उतना हम पहले ही पे कर चुके हैं, तो वो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट होगा।
इसके बाद आता है कि आइसोक्वेंट ऑफ एंड रिजलाइन एनालिसिस। रिजलाइन का एनालिसिस कैसे करेंगे? जो आइसोक्वेंट होता है एक ऐसा कर्व जो दो इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल के उन कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो सेम आउटपुट लेवल देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी दो चीज़ जैसे लेबर एंड कैपिटल के उन कॉम्बिनेशन की, एक कॉम्बिनेशन की इतनी कैपिटल लगा दी, इतना लेबर लगा दिया उसने। ठीक है, और हमें उसके बाद मतलब उसके बदले में इक्वल वो मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इक्वल आउटपुट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसे ज़्यादा थे तो उसने क्या किया, मशीनरी का ज़्यादा लगा दी। ठीक है, तो किसी ने लेबर ज़्यादा लगा दी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमने दो मशीनरी लगा ली और उसके ऊपर 5 लेबर लगा लिए, या फिर हम 10 लेबर लगा के वो काम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम मतलब ये चेक करते हैं कि सेम आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा हमें। जैसे रिज लाइन क्या कहती है कि आइसोक्वेंट कर्व के उस बाउंड्री पॉइंट्स को जोड़ता है जहां इनपुट्स की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब लेबर को लेकर और कैपिटल को लेकर जो होती है, जीरो हो जाती है। इस बाउंड्री के अंदर ही इकोनॉमिक प्रोडक्शन रीजन होता है। ठीक है, जैसे डिमिनिशिंग एमआरटीएस में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, सेम आउटपुट रखने के लिए एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाने पर कितने कैपिटल ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक लेबर और बढ़ाएंगे तो कैपिटल तो ड्रॉप करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लेबर को हमें उसको उसकी लेबर भी तो देनी पड़ेगी ना, उसके ऊपर भी तो जो खर्चा है, क्योंकि दोनों इनपुट्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होती है। इसलिए जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा ड्रॉप होने वाला कैपिटल रेट घटता जाता है। ठीक है, डिमिनिशिंग एमआरटीएस होता है ये। जैसे एक खेत पर ट्रैक्टर कैपिटल और मजदूर लेबर काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रैक्टर के साथ वर्कर बढ़ाओगे तो क्या होएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। पर एक पॉइंट के बाद जो भीड़ होने से कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा तो वहीं लिमिट रिज लाइन दिखाती है। ठीक है, मतलब एक जैसे एक एरिया है हमारे पास, मान लो एक प्लॉट है, 200 गज का एक प्लॉट है, उसके अंदर अब हमारे बहुत सारे लेबर है, वो काम कर रही है, मशीनें काम कर रही है। ठीक है, उसमें एक दो जैसे ट्रैक्टर वगैरह लगा रखे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर गाइज उसका एरिया इतना है और उस पर हम डबल लगा दें तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। कि क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोई भी लोग ढंग से काम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे क्या बनती है, हमारी रिज लाइन दिखती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो इंटर टेम्पोरल चॉइस इन आईसी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टी आईसी क्या कहती है कि आईसी को कंज्यूमर के जो इक्वल प्रेफरेंस लेवल को माप करता है, और क्या करते हैं, आईसी ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड होता है एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। जैसे कि ये हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, और जो नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी मतलब दूसरा बनेगा तो वो ऐसे, तीसरा बनेगा तो ऐसे, ऐसे बनते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, ये ही बनेगा। तो आईसी एक यूनिक अलग स्टैंडर्ड ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है, ट्रांसिटिविटी लॉजिक फेल हो जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे इंटर टेम्पोरल चॉइस क्या कहती है कि इसका मतलब होता है कि आज के कंजप्शन और फ्यूचर रिटायरमेंट कल का कंजप्शन के बीच चॉइस करना। ये डिसीजन पूरी मार्केट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग आज सेव करेंगे ताकि कल ज़्यादा कंज्यूम कर सके। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो देख, अगर बैंक में एफडी पर 10% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो आज नया लैपटॉप लेने का प्लान ड्रॉप करके हम पैसा क्या करेंगे, बैंक में सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डबल रिटर्न मिलेगा। और इसे क्या कहेंगे हम, इंटर टेम्पोरल सब्सटीट्यूट इफेक्ट। कि मतलब रेट बढ़ी, उसके कारण हमने जो वो लैपटॉप का था वो हमने ड्रॉप कर दिया प्लान कि आगे ले लेंगे, और हम कहाँ पे आ गए, एफडी पर आ गए। इसके बाद आता है प्रोडक्शन फंक्शन एंड गिवन गुड्स। तो एक होती है होमोथेटिक एंड कोप डगलस फंक्शन, जिसमें कोप डगलस फंक्शन क्या कहता है कि जो क्वांटिटी होती है ए कैपिटल की, अल्फा एल ईटा, अगर अल्फा प्लस ईटा इक्वल टू 1 है तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल सीआरएस दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाएगा, हमारा सीआरएस दिखाएगा। जैसे होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी किसी भी आउटपुट लेवल पर इनपुट का इनपुट रेशियो एक्सपेंशन पाथ पर हमेशा कांस्टेंट लीनियर लाइन रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन। गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स आपने पहले भी पढ़ा है। इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, हमारी जो सस्ते लो क्वालिटी होते हैं जहाँ इनकम बढ़ने पर डिमांड घटती है।
एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम ज़्यादा तो आप सेल वाली चीज़ें या लो क्वालिटी की चीज़ें थोड़ी ना परचेज करोगे, आप अच्छी चीज़ें परचेज करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खाओगे पियोगे, है ना। और जो हमारी गिवन गुड्स होती है ये एक्सट्रीम इन्फीरियर गुड्स होती है, जहाँ नेगेटिव इनकम इफेक्ट है इतना हैवी होता है कि वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को ओवरटेक कर लेता है। प्राइस गिरने पर इनकी डिमांड बढ़ने की बजाय घट जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें होती है, ठीक है, महंगी महंगी कार होती है, लग्जरी और लग्जरी स्टोन डायमंड वगैरह गोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। या फिर कहीं पे भी मतलब जैसे महंगी महंगी प्रॉपर्टी होती है अच्छी जगह पे, अगर उनके प्राइस घट रहे हैं तो जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं वो सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, तो वो नहीं खरीदेंगे उसको, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप बाजरा इन्फीरियर छोड़कर व्हीट फ्लोर खरीदोगे, लेकिन एक्सट्रीम गरीबी में अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ जाए तो आप बचे पैसे से मीट नहीं ले पाओगे, और बचा पैसे से भी क्या करोगे, ब्रेड पर ही खर्च कर दोगे, क्योंकि आपके पास आप एक से ही काम चलाओगे, दो का आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वासी लीनियर यूटिलिटी एंड जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वासी लीनियर यूटिलिटी क्या कहती है, इसमें हमारे फॉर्मेट में आता है यूटिलिटी एक्स और वाई इक्वल टू वी एक्स ब्रैकेट प्लस वाई। इसकी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी शब्द खास बात ये है कि इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें गुड जो एक्स का कंपनसेशन होता है ना, जो भी कंजम्पशन की जाती है, और सॉरी कंपनसेशन नहीं, जो भी कंजम्पशन की जाती है मतलब उस चीज़ को यूज़ किया जाता है, सिर्फ उसकी प्राइस पर डिपेंड करता है आपकी इनकम चाहे कितने भी बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, जैसे नेसेसरी चीज़ें होती है ना, जैसे बच्चों की फ़ीस है, हमें बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइस बढ़ जाए, लेकिन हम फिर भी फ़ीस तो देते हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं होती, ठीक है, कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे ये कर देंगे। या फिर जैसे घर की जरूर चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, ये भी चाहिए होता है ना। तो इसमें गुड एक्स के लिए इनकम इफेक्ट हमेशा जीरो होता है, इसलिए इसमें वेलफेयर एनालिसिस में सी वी इक्वल टू ई वी होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन प्रॉफिट क्या होता है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर सारी फर्म सिर्फ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ही कमा सकती है, क्योंकि मार्केट में अगर फ्री एंट्री एग्जिट होती है, अगर फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी तो बाहर से जो नई फर्म आ जाएगी और सप्लाई बढ़ाकर प्राइस और प्रॉफिट को जीरो लेवल पर ले आएंगी, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे आपकी इनकम लाखों में बढ़ जाए पर जो आप खाने में नमक मतलब क्वासी लीनियर कमोडिटी है ये, उतना ही डालोगे जितना ज़रूरत है। वैसे ही एक कॉलोनी में चाय के स्टॉल पर जब अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो 4 नए लोग स्टॉल खोल लेते हैं और सबका प्रॉफिट नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एक बंदा बेच रहा है तो सब सारा प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो वो अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसको देख के 4 बंदों ने और दुकान खोली, वो भी बेच रहे हैं, तो जो कस्टमर है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही, तो उसको क्या होएगा, फिर उसके बाद उनको नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। अब नॉर्मल मतलब सारा प्रॉफिट एक ही बंदे को नहीं होएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है हमारा, जिसमें डायग्राम भी दे रखा है, बजट लाइन स्लोप क्या है और कब शिफ्ट होता है। तो बजट लाइन स्लोप का पी एक्स और पी वाई होता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन पैरेलल राइट शिफ्ट होती है, और अगर गुड एक्स सस्ता होता है तो क्या हो जाता है, लाइन पायोट लाइट आउटवर्ड करती है, ठीक है। मतलब अगर हमारी क्या होगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो हमारी ये बनेगा, और अगर हमारा जो है एक्स सस्ता हो गया तो ये बनेगा, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक जब आपके पास गुड एक्स बढ़ता जाता है उसकी एक्स्ट्रा यूनिट की वैल्यू आपकी नज़र में कम होती जाती है, इसलिए आप हर बार एक्स गुड के लिए क्या करोगे, गुड वाई की कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हो। इसी से जो आई सी है क्या बनता है हमारा, कन्वेक्स बनता है, ठीक है। जैसे इनकम कंजप्शन का आईसीसी क्या दिखाता है, प्राइस रेशियो सेम रहते हैं, और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नए नए इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को आईसीसी कहते हैं। नॉर्मल गुड्स के लिए आईसीसी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि एक्सपेंशन पाथ क्या होता है। एक्सपेंशन पाथ होता है जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन में जब इनपुट प्राइसेस वेजेस एंड रेंट फिक्स हो तो अलग अलग आउटपुट लेवल को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइसोक्वेंट को आइसोक्वेंट के टेंजेंट पॉइंट
को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। जैसे ये है, ये हमारे दो जो क्या थे, ये आईसी पॉइंट थे, ठीक है। अब इसको ये जो जाएगा, इसको ये करके जाएगा, ये हमारा एक्सपेंशन पाथ होगा, ठीक है। इधर हमारी क्या कैपिटल लगी थी, इधर लेबर लगी थी। प्रोडक्शन की रिज लाइन क्या मतलब क्या दिखाती है, क्या डिलिमिट करती है, तो ये हमारा होता है रिज लाइन जो आईसी पॉइंट के उन बाउंड्री लिमिट को जोड़ती है जहां इनपुट का क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर कैपिटल 0 हो जाता है। और इन दोनों जो रिज लाइन के बीच का जो एरिया होता है ना, उनको क्या कहते हैं हम, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है ना, सिर्फ इसी के अंदर रिएक्ट करेगा। जैसे अगर एक फैक्ट्री में बाउंड्री से बाहर इनपुट लगाए गए तो लेबर या कैपिटल नेगेटिव रिटर्न देने लगेंगे, यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने पर भी प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन की रिज लाइन क्या दिखाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो मतलब मैं इतना डीप नहीं करा सकती इस टाइम पे, क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है। अगर मैं इसको और डीप समझाने लग गई मैं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। और अब मैं समझती हूँ आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग वीडियोस देख सको, तो मैं शॉर्ट वीडियोस में आपका एक क्विक रिवीजन कराती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी कुछ मतलब डाउट लगे तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। लेकिन अभी आपके लिए यही है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। लेकिन मेरी एक आपसे मतलब रिक्वेस्ट समझ लो, अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल होती है ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि गाइज मैं सही बताऊं, मैं पहले मतलब कॉलेज में पढ़ाती थी, अभी मैं फ़िलहाल यूट्यूब पे अभी पढ़ाने लगी हूँ। ये डिसीजन मैंने भी लिया। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, मैंने देखा कि इन सब्जेक्ट के लिए भाई इग्नू के एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना रहा है, ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए। और बच्चे बहुत ढूंढते हैं इन वीडियोस को, तभी मैंने ये बनाना स्टार्ट किया है, ताकि उनका भी सपोर्ट हो सके। वो बेचारे मतलब वीडियो ढूंढते रहते हैं, कंटेंट ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है उनका, और उन्हें एग्जैक्ट कंटेंट मिल नहीं पाता। तो इसलिए मैं एक्यूरेट कंटेंट लेके आती हूँ आपके लिए। और आप मतलब आसपास देख भी सकते हो कि काफ़ी सारे चैनल है। मैं ये नहीं कहती मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मैं जितनी इजी लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ और जितने रियल एग्जांपल दे के मैं समझाती हूँ, शायद ही कोई समझाता होगा। तो अगर आपको फिर भी मतलब अगर कोई डाउट लगे तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। पर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी अगर कुछ भी कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट क्रिटिकल वन लीनियर क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे अब हम। जैसे परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है, इसमें होता है फर्म का डिमांड कर्व बिल्कुल हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, जिसमें P = MR और AR के होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हिक्सन डिमांड कर्व, जिसमें कंपनसेटेड डिमांड कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रियल इनकम चेंज का इम्पैक्ट बैलेंस कर दिया जाता है। और जो क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन होती है, ये क्या होता है, इसमें यूटिलिटी होती है x + y के अंदर गुड x के लिए इनकम इफेक्ट हमेशा 0 होता है, ठीक है। और जो हमारा कोप डगलस फंक्शन है उसमें क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट का सम होता है अल्फा + बीटा = 1। डायरेक्ट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल CRTS को शो करता है। और वेबलन गुड्स और गिफन गुड्स दोनों ही लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हैं, जहां प्राइस बढ़ने पर डिमांड मतलब जो घटने की बजाय क्या हो जाता है, वापस से बढ़ जाती है, ठीक है। तो भाई ये हमारी थी फाइनल क्लास। कल आपका एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, बिना पैनिक के एग्ज़ाम दे के आना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से दे के आना। आप एक बार अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो आप एक बार मतलब बैठ के 2 मिनट बिल्कुल शांत माइंड से सोचा करो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में 2 लाइन भी पता है तो आप 2 लाइन की जगह आप उसको 20 नंबर का ईजिली बना सकते हो। भाई अब आप स्कूल बच्चे नहीं रहे, कॉलेज में आ चुके हो, UG PG के स्टूडेंट हो, तो आपके अंदर इतनी तो पावर है कि आप कोई भी क्वेश्चन उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। तो मेरा यही टारगेट है कि ये थोड़ी थोड़ी मतलब इन्फॉर्मेशन दे के मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझा दूँ, ताकि आपको थोड़े बहुत भी याद रहे, और अपने जो एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन भी अगर बनता है आपका तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको आप, ठीक है।
तो ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए बनानी है, कौन सा आपका एग्ज़ाम है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम उसके लिए डालनी है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। ठीक है, ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारी मतलब अच्छे से रट लेना इनको, जो भी है अभी दिए मैंने। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो कॉन्सेप्ट पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वैल्यू या डिस्टिंक्शन बनता है इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।